Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So today's topic is constitutional development. Okay. Continuance of the same topic, constitution development. This we are discussing. Okay. So we are going to continue with the same part. One part we have already discussed, Regulating Act 1773, then Pitt's India Act 1784, Act of Amendment 1786. Then Group 2. In last class we have discussed about Charter of 1793, Charter of 1813, Charter of 1833. We have completed this now. Charter of 1833, Prakash? Yes, sir. We complete. Completed. Now one was remaining here, that was Charter of 1853. यही से start करना था ना? Charter of 1853. Okay. So now we are going to enter into one of the most important detail in this constitutional development or the development of political system or स्ट्रक्चर इन इंडिया. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आज की क्लास और वहाँ पे जो बेसिक आइडियाज आपके बनेंगे, ओके, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस. उसको आप रिलेट कर पाओगे ज़्यादा बेहतर ढंग से. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जस्ट आई विल गिव अ रिकैप हियर अबाउट चार्टर ऑफ 1853, चार्टर ऑफ 1833. ठीक है, बिकॉज 1853 पढ़ेंगे तो चीज़ें रिलेट होंगी इससे. चार्टर ऑफ 1853, the things will be related here. तो 1833 में we have studied that one question was गवर्नर जनरल काउंसिल. ठीक है ना, गवर्नर जनरल काउंसिल देखते हैं. ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल के बारे में. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द गवर्नर जनरल काउंसिल. यहाँ पे क्या देखा था आपने 1833 के स्ट्रक्चर में? व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल? नाउ द गवर्नर जनरल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एक तो चेंज हुआ ना यहाँ पे, यही है ना. नाउ द गवर्नर जनरल इज व्हाट? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. मतलब अब यहाँ पे पहले की तरह नहीं, अब गवर्नर जनरल इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ये बात आप ध्यान रखना कि ये बदलाव हो चुका है. दिस चेंज हैज ऑलरेडी बीन डन एंड नाउ द स्ट्रक्चर इज व्हाट. ओके, तो देखो यहाँ पे पहली बार एक बिगिनिंग है. किस बात की बिगिनिंग है? कि गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मेरी बात समझ गए ना, उन दोनों को अलग करके देखने की कोशिश की गई. ये बहुत एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं है, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर द executive functions and legislative functions of governor general and his council, okay, were taken as two separate tasks. दो अलग टास्क के रूप में यहां देखा गया. ठीक है ना. इट मीन्स हियर वी कैन से दैट the executive functions, the executive functions of governor general and his council and legislative functions and legislative functions of governor general and his council, they were taken as separately. दोनों को अलग अलग करके देखा गया. कैसे अलग अलग करके देखा गया, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. कि पहले से स्ट्रक्चर क्या चला आ रहा था विपिन? 1+4 के बाद 1+3. तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के मामले में स्ट्रक्चर यही रहेगा, 1+3. the same will be continued, but in case of legislation, the new structure is what? +1. legislation के केस में यहाँ क्या हो जाता है? +1. and here the addition that was made, it was law member. ये कौन है? law member है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, सॉरी, ये लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में रेड दिस 1+3. 1+3 मैं बोल रहा था, वो लिख दिया था उल्टा. ठीक है ना, 1+3. एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस में 1+3 एंड +1. ठीक है ना. कई बार चीजें हो जाती है. ठीक है, ये सब का स्टेज में कुछ और चल रहा होता. तो 1+3 +1 एंड दिस वन इज व्हाट? लॉ मेंबर. ये मेंबर कौन है? लॉ मेंबर. दिस मेंबर इज नॉट अ फुल मेंबर. ये मेंबर क्या है? फुल मेंबर नहीं है. ओके, सो दिस मेंबर विल बी द पार्ट ऑफ द काउंसिल ओनली फॉर द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन. ठीक है ना.
यानी दिस मेंबर विल बी द पार्ट ऑफ दिस काउंसिल, विल बी द पार्ट ऑफ दिस काउंसिल ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन, यही है ना, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन. ओके, सो हियर व्हाट वी सी, दिस इज, we can say it marks the beginning, यहाँ पे लिखो एक important point, that it marks the beginning, it marks the beginning of, it marks the beginning of separation of legislative and executive functions of, it marks the beginning of separation of legislative and executive functions of Governor General and his council. It marks the beginning of separation of legislative and executive functions of Governor General and his council. It marks the beginning of separation of, okay, executive and legislative functions of the Governor General and his council. ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा, बिगिनिंग होगा तो इसके बाद वाला क्या होगा, वन स्टेप फर्दर, आगे क्या होगा, इट विल मोर बी कंसोलिडेटेड. ठीक है ना, तो इस बात को हमें समझना है कि ये कैसे ये चेंजेस होते हैं. अच्छा, काउंसिल का स्ट्रक्चर यहीं पे जोड़ के हम अगला भी पढ़ ले क्या, 1853 का, बाकी उसके बाकी प्रोविजंस बाद में बताऊंगा. तो इन दिस वे यू विल बी बेटर एबल टू रिलेट इट. ठीक है ना, तो इन द सेम स्ट्रक्चर अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यू विल बी एबल टू कंपेयर, अपने नोट्स में कंपैरिजन कर पाओगे. तो आप इसी चार्ट में लिखना, आई एम राइटिंग इट सेपरेटली, गॉट इट. आप अपने नोट्स में चार्ट बना के ही लिखना, चार्टर ऑफ 1833. अब ये वाले पार्ट में नोट करोगे आप, चार्टर ऑफ 1853, दिस पार्ट आई एम गोइंग टू एलेबरेट. नोट्स में बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, तो आप कंपेयर कर पाओगे. तो फर्स्ट वी विल कंपेयर हियर व्हाट इज द चेंजेस इन गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल स्ट्रक्चर. यहाँ पे कुछ तो बदलाव होगा, तो लेट्स डिस्कस दैट. राइट दिस चेंजेस, न्यू चेंजेस इन गवर्नर जनरल एंड his council structure, new changes in governor general and his council structure. नए changes क्या है, by the charter of 1853. तो वो दो ब्रांच तो बन ही जाएगा ना यार, दो ब्रांच तो बन जाएगा, क्योंकि 1833 से दो ब्रांचेस बन गए हैं. तो गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल जो लिखा है आपने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एंड ऑन वन साइड यू कैन राइट हियर लेजिस्लेटिव फंक्शंस, on one side you can write legislative functions, and on other side you can write executive functions, executive functions, executive functions. अब यहाँ पे देखो क्या चेंज है, देयर इज एन इंपॉर्टेंट चेंज. जो पहले लॉ मेंबर था, मैकॉले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर. ठीक है ना, वहां पे नोट कर सकते हो, लॉर्ड मैकॉले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर. वो 1833 के चार्टर से लॉर्ड मैकॉले ही था, ही वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल. ठीक है, नाउ व्हाट वी सी हियर, यहाँ पे एक चेंज है, और वो चेंज क्या है, नाउ द न्यू स्ट्रक्चर विल बी 1+4. 1+4 क्यों लिख रहा है, बिकॉज योर लॉ मेंबर बिकम्स फुल मेंबर, लॉ मेंबर बिकम्स फुल मेंबर. तो आई एम नॉट राइटिंग 1+3+1, आई एम राइटिंग व्हाट 1+4. एग्जीक्यूटिव नहीं, ये एग्जीक्यूटिव में फुल मेंबर बन गया, यानी वो एग्जीक्यूटिव में आ गया ना, गॉट इट. वहां पे एग्जीक्यूटिव में हमने क्या लिखा था, 1+3. लेजिस्लेशन में क्या किया था, 1+3+1. 1 will be added for the legislative purpose. अब वो बन गया full member. Now new composition is what, 1+3 और 1+4. New composition is 1+4. Law member is the full member. बहुत सीधी सी बात है. Plus there is a provision, और वो provision क्या है कि अब देखो, ये राजा बाबू और इसके दोस्त हैं 1+4, वो दोनों तरफ रहेंगे, तो यहाँ तो रहेंगे ही राजा बाबू और इसके दोस्त, तो 1+4 will be present here, ये यहाँ रहेंगे. But for the purpose of legislation, for the purpose of legislation, अब बताओ, अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वर्क्स को थोड़ा सा सेपरेट किया गया है तो कुछ तो बदलाव दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं. पहले क्या किया था, फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन वन मेंबर वाज एडेड, दैट वाज लॉ मेंबर हु वाज नॉट द फुल मेंबर. अब तो वो भी राजा बाबू की टीम में आ गया है, ही हैज बिकम फुल मेंबर. नाउ फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन एडिशनल 6 members will be added here. Okay,
It means that when there will be task of legislation, here we will get additional 6 members. यहाँ पे क्या होगा? Additional 6 members. Additional 6 members. Only for the purpose of legislation. It means they are not full member. This is only for the purpose of legislation. Legislative purposes के लिए. They are not the full member. Only for the purpose of legislation. अच्छा, ये जो 6 members add हो रहे हैं, no one of them was Indian. इनमें से एक भी इंडियन नहीं था. No Indian. No Indian. इनमें से एक भी इंडियन नहीं था. 6 लोग कौन थे? तो मतलब एग्जाम में वो नहीं पूछा जाएगा. मैं आपको ये स्ट्रक्चर इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको वो अंदर की सारी माइन्यूट डिटेल समझ में आए, तो रट्टा मारने से छुटकारा मिल जाएगा आपको. बस इतनी सी बात है. गॉट इट? तो राइट दिस. one member was Chief Justice of Supreme Court. Another member was Judge of Supreme Court. Another Judge of Supreme Court. एक तो Chief Justice और दूसरा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा जज. ठीक है ना? और उसके बाद 4 प्रेसिडेंसीज वर देयर. बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और एक प्रेसिडेंसी को जगह दी गई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. ये कितनी प्रेसिडेंसीज हो गई? 4. तो 1 मेंबर फ्रॉम ईच प्रेसिडेंसी. तो टोटल कितने एडिशनल मेंबर्स हो गए? 6 एडिशनल मेंबर्स. कोई भी इंडियन नहीं है. नो एनी मेंबर इज इंडियन. और यहाँ पे जो भी मेंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट्स, प्रोविंसेस, तो दोज मेंबर्स विल बी द मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज. सिविल सर्वेंट्स होंगे. वो सिविल सर्वेंट्स कौन होंगे इस टाइम? बताइए. ब्रिटिश ही होंगे. और उनके पास इंडिया में काम करने का कम से कम 10 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो. ये क्राइटेरिया था. तो द मेंबर्स हु आर कमिंग फ्रॉम द प्रोविंसेस विल बी व्हाट? विल बी obvious. They will be related to civil or military services. सिविल और मिलिट्री सर्विसेज ऑफ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी. इससे जुड़े होने चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल और मिलिट्री सर्विसेज से. मिनिमम 10 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस. मिनिमम 10 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस. ओके, दे मस्ट हैव मिनिमम 10 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस. ठीक है. हु इज अपॉइंटिंग देम? इनको ला कौन रहा है? राजा बाबू, गवर्नर जनरल. सारा पावर किसके हाथ में है बताओ? कॉर्नवालिस के बाद ओवर राइडिंग पावर्स तो है गवर्नर जनरल के पास. ओवर राइडिंग पावर्स है ना. काउंसिल के मेंबर्स के ओपिनियन से अलग भी कुछ काम कर सकता है. दूसरी चीज हमने क्या देखी? एडिशनल 6 मेंबर्स आ रहे हैं, बट इनको अपॉइंट करके ला कौन रहा है? गवर्नर जनरल. हु इज पावरफुल? ऐसे थोड़ी ना अचानक गवर्नर जनरल वायसराय बन जाएगा. ठीक है, तैयारी चल रही है उसको वायसराय बनाने की. ओके, एंड दिस बॉडी इज डूइंग लेजिस्लेटिव वर्क्स फॉर इंडिया. लेजिस्लेटिव वर्क्स कौन कर रहा है इंडिया के लिए? यही बॉडी कर रही है. ठीक है, दिस बॉडी इज डूइंग व्हाट? लेजिस्लेटिव वर्क्स फॉर इंडिया. नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट हैपेंड इन 1833? 1833 में क्या हुआ? देखो, it marks the beginning of separation of legislative and executive functions of governor general and his council. What is the act of 1853? It is one step ahead in this direction. ये और एक कदम आगे बढ़ गया. It is one step ahead or further in this direction. ये उस डायरेक्शन में और आगे एक कदम बढ़ जाने की बात है. ठीक है, कि we move to one step ahead or further in this direction. हमने और चीजों को वो कर दिया. ठीक है, this is the point here. यानी अगर मैं कहूं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यही तो काम कर रहा है सेंट्रल लेजिस्लेचर का. ठीक है, एक तरह से लेजिस्लेटिव पर्पसेस है, तो दिस इज वर्किंग लाइक अ, फंक्शनिंग लाइक अ सेंट्रल लेजिस्लेचर. बट इन दिस सेंट्रल लेजिस्लेचर देयर इज नो एनी इंडियन मेंबर. इंडियंस को शिकायत होगी कि नहीं इस बात से? किसको शिकायत होगी? एजुकेटेड इंडियंस को शिकायत होगी, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है. वो कहेगा भाई इसमें तो एक भी इंडियन नहीं है. ठीक है, there is no any Indian member. So in this way we see that a kind of central legislature was formed here. This is a kind of central legislature. This is a kind of central legislature. Central legislature यही है.
अब एक और कॉन्सेप्ट आप रिलेट करो, मैंने कहा ना कि जितने सारे स्ट्रीम्स हो सकते हैं कनेक्ट करो, आप कभी कॉन्सेप्ट नहीं बोलोगे. डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन इंडिया started from which decade? 1830s. 1830s याद है ना, आपको बताया था मैंने. 1830s 1880s. अब ये 1853 का एक्ट किस डिकेड में है? 50s में है. डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन स्टार्टेड 30s. तो क्या आपको लग रहा है कि रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस में पढ़े लिखे लोग हैं? पॉलिटिकल एसोसिएशंस वो है, तो उनकी नजर इस बात पे होगी कि नहीं कि भाई ये क्या बेवकूफ बना रहे हो, इसमें तो कोई इंडियन नहीं है. उनकी नजर इस बात पे होगी. और गवर्नमेंट को भी ये लग रहा है कि अरे यार, इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड क्लास, ये अवेयर हो रहे हैं. पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने का मतलब है इनके दिमाग की बत्ती जल रही है. तो गवर्नमेंट ऑलरेडी टेंशन में है. बट गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है कि देख लो, लेजिस्लेटिव पर्पस कहाँ एक आदमी के हाथ में, बट है उसी के हाथ में, गवर्नर जनरल के ही हाथ में. गॉट इट? So this is what Act of 1853 and the changes in the council that were introduced in the Act of 1853. तो काउंसिल में चेंजेस को आप समझ गए ना, 1853 में क्या हुआ. गॉट इट? ओके. नाउ राइट वन मोर पॉइंट, और क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए. राइट नेक्स्ट चेंज. ओके 1853 में, 1853 में द चेंजेस इज राइट. इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टोटल डायरेक्टर्स कितने होते थे? 24. टोटल डायरेक्टर्स कितने होते थे सीओडी में? 24. गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया 1833 के चार्टर से? ठीक है, कि द नंबर विल बी रिड्यूस्ड एंड नाउ इट विल बी 18. अब डायरेक्टर 24 नहीं होंगे, कितने होंगे? 18. और आउट ऑफ 18, आउट ऑफ 18, आउट ऑफ 18, 6 विल बी नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश क्राउन. आउट ऑफ 18, 6 विल बी नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश क्राउन. क्या इस फैक्ट से कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? किसी कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पा रहे हो? आप बताओ मुझे. सिर्फ फैक्ट नहीं याद करना है, यहां समझो क्या कुछ दिख रहा है, कुछ विजिबल है. ठीक है, एग्जैक्टली, दैट इज इन प्रिपरेशन स्टेज. तो चौंकने की जरूरत नहीं है कि 1858 में क्राउन रूल आया. द क्राउन इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट. गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को कर्टेल करना. पंख उतरे कि नहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के? 24 से घटा के कितना कर दिया? 18. और उसमें भी 6 कौन अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा? क्राउन. तो देखो, फैक्ट्स डू टेल अस अ स्टोरी. और हिस्ट्री में हमें क्या समझना होता है? स्टोरी. स्टोरी समझते ही फैक्ट याद हो जाएगा. अब ये भूलोगे क्या? ठीक है, नहीं भूलोगे. आपको पता है कि 1858 से क्राउन रूल आया, 1858 के पहले 1853 चार्टर है. तैयारी शुरू थी. तैयारी कैसे शुरू थी? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नंबर रिड्यूस किया गया. उसमें से कहा गया कि भाई 6 जो है उनको कौन लेके आएगा? क्राउन लेके आएगा. दूसरी चीज, राइट, वन मोर फैक्ट, वन मोर फैक्ट, रेड दिस. देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैड स्पेशल प्रिविलेजेस टू अपॉइंट सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया. ये तो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था. मजा आएगा, पावर है, पैसा आएगा. सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करके ला रहे हो भैया, आओ. ठीक है, आपके पास लिस्ट आ गई 200 सिविल सर्वेंट्स की, उसमें से 80 को आपको चुनना है. कैसे चुनना है? कोई पैरामीटर नहीं. किसको चुनोगे आप? खुद सोच लो अपने बारे में. ठीक है, तो दिस वाज अ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दैट वाज गिवन टू सीओडी. दिस एक्सक्लूसिव प्रिविलेज वाज टेकन फ्रॉम सीओडी. कहा अब ये काम नहीं करना है, ये तुमसे वापस लिया जा रहा है. अब इंडिया में सिविल सर्वेंट्स आएंगे एग्जाम के थ्रू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू. अब अब ये तय नहीं था कि एग्जाम के थ्रू कैसे आएंगे, कहाँ एग्जाम होगा, कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में सीसेट और एथिक्स का पेपर होगा कि नहीं होगा. ये सब डिसाइड करना था. ये सब डिसाइड करने के लिए एक कमिटी बनाई गई अगले साल. 1853 का चार्टर है, नेक्स्ट ईयर इज 1854. और वो कमिटी का चेयरमैन किसको बना दिया गया? वही मैकॉले. ये वही मैकॉले है, पता है आपको, पहले बता चुका हूँ. ठीक है, तो ही बिकेम द कमिटी ऑफ द चेयरमैन की सिविल सर्विसेज का एग्जाम कैसे हो. अब बताओ, मैकॉले कसम खा के बैठा था कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस को घुसने नहीं दूंगा. तो बताओ वो कैसे रूल्स लेके आएगा? कैन यू हैव सम आइडिया? ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट. यू कैन आल्सो राइट दैट the exclusive privileges, the exclusive privileges of COD
the exclusive privileges of COD to appoint civil servants in India was taken back. To appoint civil servants in India, to appoint civil servants in India was taken back. The exclusive privileges of COD to appoint civil servants in India was taken back. It was taken back and it was taken back and ठीक है ये वापस ले लिया गया and it was said that and it was said that okay the civil services selections will be done on the basis of competitive exam. In civil services, selections will be done on the basis of competitive exams. सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्शन होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पर होगा. Selections will be done on the basis of competitive exams. ठीक है ना? और right next point, how this exam will be conducted means read this about this examination, how this exam will be conducted and all this. Okay, to decide a committee was set up under the chairmanship of Macaulay in 1854. ठीक है ना? About the nature and the pattern or how the exam will be conducted, to decide all these things, a committee was set up under the chairmanship of Macaulay in the year 1854. ठीक है ना? Macaulay in the year 1854. I hope you have also got this information. This I'm not able to connect that point, so those lectures going to be repeated. 24 how they were 22. जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, जैसे इन द इनिशियल स्टेज दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू दैट देयर वर टू बॉडीज COP एंड COD. Court of directors means there are total number of 24 directors who are responsible for the administration of the East India Company in India. उनका नंबर टोटल था 24 डायरेक्टर्स. अब वो नंबर घट गया, दैट विल बी 18. 18 में से भी 6. ठीक है, तो दिस इज व्हाट हाउ गवर्नमेंट इज स्टैब्लिशिंग इट्स कंट्रोल. ठीक है, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को कैसे बढ़ा रही है. गॉट इट? दिस इज द पॉइंट. ओके, ये समझ में आया? ये हो गया 1853 चार्टर, इतना ही है. अब बताओ 1853 चार्टर में क्या डिफिकल्ट है. अच्छा, एक और पॉइंट है. द चार्टर वाज रिन्यूड फॉर it was renewed for 20 years or not? The answer is no. It was not renewed. Right? This 20 years renewal was not done. जैसे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आगे 20 इयर्स के लिए रिन्यू नहीं किया गया. नॉट रिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स. इसका मतलब गवर्नमेंट को पता था कि हमें ये काम करना पड़ेगा तुरंत, है ना? नॉट रिन्यूड फॉर द 20 इयर्स. नाउ टेल मी, was there any relation between company and the metropole? Yes or no? Yes. Did British conquered India in a fit of absent-mindedness? अनजाने में जीत लिया हिंदुस्तान को? नहीं. Now tell me, British rule started which year? 1757 or 1858? 1757. ठीक है, ऐसे देखोगे हल्की फुल्की नजर से तो 1858 है. बट 1757 से जो हो रहा है वो क्या है? ब्रिटिश रूल ही है, बट द नेचर इज इनडायरेक्ट. ठीक है ना? दैट इज इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल. ठीक है ना? तो हिस्टोरियंस में डिबेट है, बट जो यूनिवर्सल ओपिनियन, मतलब यूनिवर्सल तो नहीं कह सकते, मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस जो ज्यादा लॉजिकल भी है वो क्या है? 1757. बट द नेचर ऑफ रूल इज इनडायरेक्ट. ठीक है ना? डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आता है 1858 में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में क्या है? 1853 के चार्टर के बाद क्या होता है? आप देखो, हमने ये दो चार्टर देखा, 1833 चार्टर एंड 1853 चार्टर. गॉट इट? यहाँ पे काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? 1+3+1. ठीक है, ये लेजिस्लेटिव पर्पज से है. यहाँ पे क्या हो जाता है? 1+4. ये चेंज हो चुका है. और इस फेज में क्या है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में 6 एडिशनल मेंबर्स, and at the same time we see RPH shows what? Growing awareness among the educated masses in India. ये educated लोगों के political awareness को दिखला रहा है. तो read this, growth and development of RPS in India, growth and development of RPS in India was the indication or reflection of growth and development of RPS in India was the indication or reflection of growing political awareness among the educated
Indians, right? It was the reflection of growing political awareness among educated Indians. It was a reflection of growing political awareness among the educated Indians. एजुकेटेड इंडियंस में वो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रहा था. और आरपीएस का टाइम पीरियड डेवलपमेंट का क्या है देख लो, 1830s टू 1880s, यही है ना. अच्छा बताओ, वाज दिस द फेज 1830 से 50s के बीच में अगर हम देखें तो वाज देयर एनी इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल आल्सो बाय द एजुकेटेड इंडियंस? हाँ, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल भी है. ओके, so you can also write here that early economic critique of British rule. Early economic critique of British rule. It shows what? कि इनके बीच में क्या है? ग्रोइंग पॉलिटिकल अवेयरनेस है. अर्ली इकोनॉमिक क्रिटिक अमंग द ब्रिटिश रूल, ये इसको दिखलाता है. तो गवर्नमेंट इस बात को लेके कंसर्न है. ध्यान से समझो इस बात को. ब्रिटिश क्राउन को अब ये समझ में आ रहा है कि भाई एजुकेटेड इंडियंस डिससेटिस्फाइड है, और वो क्वेश्चन ये उठाएंगे कि ट्रेडिंग कंपनी इज रूलिंग. ये कितना बड़ा सवाल है, ठीक है, कि अंबानी की कंपनी अफ्रीका में जाए और रूल करने लगे, तो हर आदमी सवाल उठाएगा ना. तो गवर्नमेंट इज नोइंग दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी रेज्ड बाय द educated class of Indians is what, that how a trading company can be authorized to rule in India. So this is not a rule of a trading company, this is how British government is indirectly exploiting the economic resources of India. Government को ये पता था, and now the government was making preparation कि अब हम trading company का rule खत्म करके क्या करेंगे, we will introduce direct British rule in India. और फिर हम कहेंगे कि देखो ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश का भला होगा, ठीक है. तो लोगों का जो डिससेटिस्फेक्शन है, उस डिससेटिस्फेक्शन लेवल को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. बट सडनली सम इवेंट्स टुक प्लेस, एंड अकॉर्डिंग टू दीज इवेंट्स व्हाट वी सी, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये हो जाता है. क्लियर? और रिवोल्ट ऑफ 1857 में हम क्या देखते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट, डिससेटिस्फेक्शन. ये क्या है, डिससेटिस्फेक्शन of the accumulated grievances of the masses. This is the dissatisfaction of accumulated grievances of the masses. ठीक है. It means sepoys were there, but apart from sepoys, there were various other groups who supported this revolt of 1857. यानी हिंदुस्तान की आवाम नाराज है, जनता नाराज है, सिर्फ सेपोई नाराज नहीं. सेपोई ने तो प्रोसेस को शुरू किया, ठीक है. सेपोई स्टार्टेड द प्रोसेस, बट व्हाट वी सी कि सब नाराज है, ठीक है. बट इस रिवोल्ट में, ठीक है, दिस रिवोल्ट एक्सप्रेस द एक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस ऑफ द मासेस. इट मींस लोग क्या है, डिससेटिस्फाइड. डिससेटिस्फाइड किस वजह से डिससेटिस्फाइड, ईआईसी रूल की वजह से डिससेटिस्फाइड, ठीक है. जैसे आज भी तो हम ये काम करते हैं, कहीं पे मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आकाश है, सपोज अकोला में है, और अकोला में कोई मतलब कम्युनल वायलेंस हो गया, ठीक है. आकाश तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर लोगों ने बना रखा है रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं. लेकिन जैसे ही कोई कम्युनल वायलेंस होगा, आकाश को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ज्यादा अगर वो इंटेंस है, वो कम्युनल वायलेंस ज्यादा बिगड़ गई, तो आकाश को सस्पेंड भी किया जा सकता है. क्यों ऐसा किया जाता है? अंग्रेजों से यही तो सीखा हमने, लोगों का गुस्सा कैसे कम करना है, यही तो है. यानी लोग नाराज किस पे है, जैसे कम्युनल वायलेंस हो गया और एस्केप गोट किसको बना दिया, बलि का बकरा किसको बना दिया, ठीक है. तो यहाँ पे यही तो है, लोग नाराज हैं, किससे नाराज है, गवर्नमेंट कह रही है, ब्रिटिश काउंट कह रही है, हमें क्या पता, हम क्या जानते हैं, हमारा कोई रिलेशन नहीं है. बट हम कहेंगे बेटा रिलेशन है, ऐसे नहीं कह सकते कि रिलेशन नहीं है, ठीक है. प्रूफ कर देंगे कि क्या रिलेशन है तुम्हारा. तो गवर्नमेंट एस्केप गोट बनाएगी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को. दिस इज द रीजन दैट एक्ट ऑफ 1858 will do what, EIC rule is ended and British crown rule is established. Now the British government will treat Indian subjects as its own subjects, ठीक है. ये है
कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी प्लानिंग फॉर दैट। दूसरा इसमें डायमेंशन देखो, द सेकेंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन, व्हाट इज द आउटलुक ऑफ एजुकेटेड इंडियंस टुवर्ड्स दिस रिवोल्ट। एजुकेटेड इंडियंस का आउटलुक क्या है? दे सपोर्टेड, they did not support, or they remained neutral. So what is the answer? They remained neutral. They remained neutral. क्यों न्यूट्रल थे एजुकेटेड इंडियंस, बताओ? हाँ वो तो है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आकाश? And what about the objective of revolt of 1847? To restore Mughal power. रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या लाने वाला है। इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि हम मुगल रूल को रिस्टोर करने वाले हैं, और मुगल रूल इज द सिंबल ऑफ ओल्ड मेडिवल ट्रेडिशनल ऑर्डर। ये नहीं एक्सेप्टेबल है। इन्होंने कहा यार अभी तो हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म सीखनी है, ठीक है, इंग्लैंड में लोग काउंसिल में आते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, बजट पे बात करते हैं, वो सब अभी सीखना है हमें। मुगल रूलर आएगा तो फिर तो हो गया काम, ठीक है, ये तो बिल्कुल वापस पुराने जमाने में जाने की तरह है। तो दैट्स वाई एजुकेटेड क्लास वाज न्यूट्रल। तो गवर्नमेंट समझ गई कि एजुकेटेड क्लास के मन में लालच है। किस बात का लालच है? कि इंडिया में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हो, ठीक है, आप भी थोड़ा पार्लियामेंट में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी फाइल लेके आए जाए। तो गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट थी, उसने कहा अच्छा बेटा तुमको ये चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और इसीलिए तो आपने रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज कि इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसलिए इन्होंने आरपीएस भी बनाया है, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बनाया। और नाउ आई एम आस्किंग यू द थर्ड क्वेश्चन, दैट हु वेयर द ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म फॉर द ब्रिटिश। 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों को बचाया किसने? अ क्लास ऑफ जमींदार्स, a class of local rulers who were loyal for the presence of British rule in India। उन्होंने अंग्रेजों को बचाया। तो जिन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की, सपोर्ट की रिवोल्ट ऑफ 1857 में, उनको तो रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा ना। जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया उनको पनिश करना है, और जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में अंग्रेजों की हेल्प की उनको क्या करना है? रिवॉर्ड देना। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। दोज हु हेल्प्ड एंड सपोर्टेड विल बी रिवॉर्डेड। कैसे रिवॉर्ड किया जाएगा? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइल लेके काउंसिल में आओ, काउंसिल में जाओ, दैट इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। गॉट इट? So you can write here that class of local rulers, zamindars, okay, a class of local rulers or zamindars supported or protected British during a revolt of 1857. A class of local rulers, zamindars, supported or protected British during the revolt of 1857. 1857 के रिवोल्ट में सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। सपोर्ट किया, प्रोटेक्ट किया, गॉट इट? सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। So read this. The British government also realized the need to give reward to this group. The British government also realized the need to give reward to this group. The British government also realized the need to give reward to this group. ठीक है? And punishment for whom? Punishment to those who participated or who provided leadership in the revolt of 1857. Punishment उन लोगों को जिन्होंने revolt of 1857 में lead किया, उसको support किया। That is called principle of reward and punishment. ठीक है? पुरस्कार और दंड का सिद्धांत, right? Reward to those who supported, okay, and punishment to those who participated. मेरी बात समझ गया ना? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या होता है? दिस वाज अ वेरी इंटेंस रिवोल्ट एंड ब्रिटिश रियलाइज्ड कि हमारा बोरिया बिस्तर बंधने ही वाला था 1857 के रिवोल्ट में। ये बात वो समझ गए थे कि बाल बाल बचे हैं। मेरी बात समझ गया ना? और जब बाल बाल बचे तो फिर आदमी अगली बार क्या करता है? ठीक है,
कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही हाल ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आएगी एक्ट ऑफ 1858, राइट, दिस एक्ट ऑफ 1858, दिस विल बी इंट्रोड्यूस्ड। When this act was introduced, British PM was Lord Palmerston. This can be asked in prelims. तो लिख लेना, who was the British PM? जब भी कोई important event है तो वहां पे ब्रिटिश पीएम कौन है, जैसे क्यूआईएम के टाइम कौन है, एनसीएम के टाइम कौन है, सीडीएम के टाइम कौन है, गॉट इट, इंडिपेंडेंस के टाइम कौन है, दिस इज द आइडिया। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके नोट्स में लिख लेना। तो लॉर्ड पाल्मस्टन वाज द ब्रिटिश पीएम, लॉर्ड पाल्मस्टन वाज द ब्रिटिश पीएम एंड सेक्रेटरी फर्स्ट एसओएस, हालांकि एसओएस 1858 के एक्ट से ही बनेगा, इसके पहले एसओएस फॉर इंडिया नहीं है, ठीक है ना। तो जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इट वाज ओके। फर्स्ट एसओएस वाज एडवर्ड हेनरी स्टैनले, राइट दिस, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, फर्स्ट एसओएस, और यहां लिख लेना बाय एक्ट ऑफ 1858, फर्स्ट एसओएस इज बाय एक्ट ऑफ 1858, बाय एक्ट ऑफ 1858, फर्स्ट एसओएस वाज एडवर्ड हेनरी स्टैनले, एडवर्ड हेनरी स्टैनले वाज फर्स्ट एसओएस, गॉट इट, एडवर्ड हेनरी स्टैनले वाज द फर्स्ट एसओएस। एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दिस एक्ट, जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जब एक्ट बना, जैसे हर बुक का एक नाम होता है ना, तो टाइटल क्या था, बड़ा मजेदार था, टाइटल वाज एन एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। देखो कैसे बेवकूफ बनाते थे, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, एंड इस एक्ट को क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस एक्ट, राइट दिस, एन एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, इसको कहा एन एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज व्हाट, एन एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। बहुत मजेदार कहानी है, एन एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, दिस इज एन एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के बेटरमेंट के लिए एक्ट है, ठीक है। और बेटरमेंट के लिए क्या एक्ट है, इसमें क्या क्या है भाई, इस एक्ट में, इस पिटारे में क्या क्या है, लेट्स डिस्कस दिस, व्हाट इज इन दिस बॉक्स। पहला क्या है, एआईसी रूल इज एंडेड, बली का बकरा एआईसी को बनाया, और बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विल रिमेन मोर और लेस सेम, जैसे आकाश को आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हटा दिया, दूसरा लाए, बाकी सब तो वही है, वही कहानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विल मोर और लेस रिमेन द सेम। एंड here what will happen, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल और क्राउन रूल विल बी एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे ब्रिटिश रूल की जगह क्या लिखना आप, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, दैट इज अ बेटर थिंग, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल और क्राउन रूल एस्टैब्लिश्ड। जब हम टॉपिक को ठीक से नहीं समझते तो फिर गड़बड़ हो जाता है, हमें लगेगा कि ब्रिटिश रूल 1858 में एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, जो हमारी समझ की गहराई कम है ये चीज दिखलाता है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है चीजों को, राइट। तो ब्रिटिश डायरेक्ट ब्रिटिश रूल और क्राउन रूल वाज एस्टैब्लिश्ड हियर। उसके बाद क्या होगा, अब बताओ, कंपनी रूल अगर खत्म हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का तो दांत पहले ही तोड़ दिया था, 24 से घटा के कितना कर दिया था, 18 बना दिया था, तो उनकी जरूरत है क्या, कंपनी रूल खत्म हो गई तो उनकी जरूरत है, बताओ, नहीं है ना, तो हटा दो इनको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म। अब एक अगला सवाल पूछता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया क्यों गया था, देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे नियंत्रण रखेगी, इसके लिए क्या बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जब यही भाई साहब नहीं है तो इनका भी काम खत्म, ये भी गया। अब इसमें क्या रट्टा मारना है बताओ, इसी को हम रट्टा मारते हैं और गलत कर देते हैं एग्जाम में। तो रेड दिस बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इट वाज आल्सो अबॉलिश्ड, बीओसी वाज आल्सो अबॉलिश्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज आल्सो अबॉलिश्ड। अब इंडिया पे क्या है, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, इन इंडिया नाउ देयर इज द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल का मतलब, ब्रिटेन में कैसा सिस्टम है, क्राउन, किंग क्वीन प्लस पार्लियामेंट दोनों है ना, इट मींस एक तरफ किंग और क्वीन को रख दो और दूसरी तरफ क्या रख दो, पार्लियामेंट रख दो।
यानी इंडिया पे ब्रिटिश रूल का मतलब है इन दोनों का शासन, वो दोनों ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। अगर ब्रिटेन का पार्लियामेंट सिस्टम ही ऐसा है, गॉट इट, तो बोथ शुड बी रेस्पेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। अब बताओ कि इंडिया में बॉर्न बिटा पिला पिला के किसको मजबूत किया गया है? गवर्नर जनरल को। इस समय का शक्तिमान कौन है? गवर्नर जनरल ही है। तो हु विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन इन इंडिया? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है वायसराय, तो गवर्नर जनरल, वेरी सिंपल। सो नाउ गवर्नर जनरल विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन इन इंडिया। गवर्नर जनरल विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन इन इंडिया। और रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वायसराय, ठीक है। सो नाउ गवर्नर जनरल विल बी कॉल्ड वायसराय। गलती से गवर्नर जनरल लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्राइम नहीं है, ठीक है, इतना भी नहीं ध्यान रखना है, लिख दिया क्या दिक्कत है? गवर्नर जनरल नाउ वाज कॉल्ड वायसराय, ठीक है, वायसराय इज द पॉइंट। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल मेंटेन करेगी? कैसे मेंटेन करेगी? पहले तो स्ट्रक्चर क्या था, याद है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सीओडी। अब क्या होगा भाई? याद है पहले वाला स्ट्रक्चर क्या था? पार्लियामेंट ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको मेंटेन करती थी? सीओडी। अब इस सीओडी की भी कहानी खत्म, बीओसी की भी कहानी खत्म। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करेगी? एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के मिनिस्टर को, रेड दिस, अ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, अ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर of British Parliament will be given the status and designation of SOS for India. Will be given the status and designation of SOS for India. Secretary of State for India. And now what is the status of India? इंडिया क्या है? ब्रिटेन का स्टेट है कि क्या है? कॉलोनी। तो 1858 के बाद कॉलोनियलिज्म खत्म नहीं हो जाता है, कंटिन्यू है। कुछ लोग लगता है खत्म हो गया कॉलोनियलिज्म, ठीक है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। एसओएस फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, गॉट इट। कैबिनेट रैंक मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट विल गिवन द स्टेटस एंड डेजिग्नेशन ऑफ एसओएस फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेरी सिंपल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया आपने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इसको सैलरी वैलरी कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी सैलरी? इंडियन रेवेन्यू से। और सैलरी क्या करोगे? बढ़ा दो, ठीक है, ये कहानी है। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हो गया, ठीक है। अब सारे इंडिया का फिर यही देखेगा। अच्छा एक और बात देखो, जो ब्रिटेन की दूसरी कॉलोनीज थी, तो अलग अलग कॉलोनीज की जिम्मेदारी अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स को दे दी जाती थी। तो इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, हो सकता है किसी दूसरी कॉलोनी के लिए दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गॉट इट। लेकिन सबसे मलाईदार ऑफिस कौन सा था? ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। लोग कहते हैं हमें बना दो यार, हमें बना दो, बिकॉज इंडिया वॉज द क्लासिक कॉलोनी। कॉलोनीज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी कौन थी? क्लासिक कॉलोनी। अब बताओ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेले काम करेगा? नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है भाई, हल्के में ना लो तुम, ठीक है। सो देयर विल बी अ काउंसिल with the help of which this secretary of state will work, and this council is known as India Council। इसी को हम क्या कहते हैं? इंडिया काउंसिल, ठीक है ना। सो दिस इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड देयर विल बी अ इंडिया काउंसिल, दिस स्ट्रक्चर इंडिया काउंसिल, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिया काउंसिल एसओएस विल वर्क, एंड देयर विल बी 15 मेंबर्स इन दिस इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? 15, इंक्लूडिंग दिस एसओएस, ठीक है। एसओएस इन सबका हेड है, ऐसे समझ, ठीक है ना। तो नाउ इंडिया काउंसिल। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन अफेयर्स को कैसे देख रही है? इनकी हेल्प से। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कंट्रोल कर रही है इंडिया को थ्रू एसओएस, एसओएस के थ्रू, इंडिया काउंसिल के थ्रू, एंड नाउ किंग और क्वींस रिप्रेजेंटेटिव इज वायसराय, वायसराय। तो दिस स्ट्रक्चर will appear by this act of, okay, 1858, and this SOS will be responsible for British Parliament। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। गवर्नर जनरल किस 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 इसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी? किंग और क्राउन। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना। एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन कम, दैट इज ऑन 1 नवंबर 1858। अब ये भी याद रखना, पहले क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, फंस सकता है ना मामला प्रीलिम्स में,
कंफ्यूजन हो सकता है, बोथ आर इन द ईयर 1858, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये सीक्वेंस क्या है, पहले क्या आएगा, एक्ट ऑफ 1858 और उसके बाद आएगा क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, इसके बाद आएगा क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, और इसका टाइम क्या है, 1 नवंबर 1858, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। दिस पार्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन द क्लासेस। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन तो हमने डिस्कस कर लिया है ना, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद किया था हमने क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, इसको पूरी तरह से हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें आना है इसके बाद वाले फेज में, और इसके बाद वाले फेज में क्या स्टार्ट हो जाता है, ग्रुप 3 वाले टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, काउंसिल एक्ट, one of the most important topic in this entire series. Okay, so now we are entering into group 3 topics, and group 3 topics में हमारे सामने कौन से एक्ट्स हैं, काउंसिल एक्ट्स। कौन कौन से काउंसिल एक्ट है, तो वन इज ICA 1861, द सेकंड इज, अब तो नाम याद हो गया होगा ना आप लोगों को, अभी भी देखना पड़ रहा है क्या, ICA 1892, ICA 1892, इसके बाद क्या आ जाएगा, काउंसिल एक्ट 1909, इसके बाद आ जाएगा एक्ट ऑफ 1919, फिर आ जाएगा 1935 का एक्ट, गॉट इट। तो इसको देखना है। अच्छा बताओ, क्या ICA 1861 इस पे 1857 के रिवोल्ट का इफेक्ट होगा, यस और नो, कुछ तो इफेक्ट होगा ना, 1858 में जो चेंजेस आए हैं क्या उनका इंपैक्ट होगा, ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट ICA 1861 पे होगा। बट इससे पहले कि मैं टॉपिक में एंटर करूं, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल टुडे देयर इज इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट है लेजिस्लेशन के लिए, बट इंडियन पार्लियामेंट बनी कैसे, ये स्टोरी बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत होती है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जैसे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जिससे आप शायद बेटर समझ पाओगे, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी पहले लिख लो ऐसे, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, दिस स्ट्रक्चर विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। थोड़ा और आगे बढ़ गया तो आ गया ILC, दैट इज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ILC मींस व्हाट, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब से कब तक है, 1861 से लेकर 1946 तक है ILC, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, फ्रॉम 1861 टू 1946। फिर इसी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को सक्सीड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, ठीक है ना। एक टॉपिक है आपके इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन पर दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, उसके क्या टेक्निकलिटीज हैं, एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत डिटेल्स, दैट विल बी अ टॉपिक ऑफ पॉलिटी आल्सो, ठीक है, और वो हमेशा के लिए फिर चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई उसमें डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो पॉलिटी का एक चैप्टर मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, एंड इन वेरी डिटेल वी विल एंटर इनटू दैट चैप्टर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब आकाश, 1946, काम कब पूरा किया इसने, 1949, वी ऑल नो दिस, ठीक है ना, 1949, 1946 टू 1949, तो 1946 टू 1940, हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो डेवलपमेंट ऐसे आता है। तो उसके बाद का स्ट्रक्चर क्या है, जिसको आप कहते हो ब्रिटिश सॉरी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। अब आप टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ पाओ, यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किस एक्ट से आएगा, ICA 1861 से आएगा। इसके पहले का स्ट्रक्चर क्या था, ICA 1861 से आएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके पहले राजा बाबू एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, वही सब कुछ संभाल रहा है, बता चुका हूं। इसके पहले कौन से टॉपिक्स हमने देखे थे, याद करो,
1833 चार्टर, 1853 चार्टर, कुछ याद आया आपको? यहाँ पे क्या था? 1+3+1 फॉर लेजिस्लेटिव पर्पजेस। इट वॉज नॉट अ फुल मेंबर, ये फुल मेंबर नहीं था लेजिस्लेटिव। यहाँ पे आओ, वन स्टेप फर्दर, व्हाट वी सी हियर, फुल मेंबर हो गया वो 1+4, प्लस यहाँ पे एडिशनल कितने मेंबर्स आ गए? 6। तो लेजिस्लेशन का काम पहली बार 1833 में दिखता है कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग से दिख रहे हैं। वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस और क्लियर होता है कहाँ? 1853 के एक्ट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह ही काम कर रहा है, बट क्लियरली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रक्चर कब अपीयर होगी? 1861 में। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम कौन सा, हाँ क्या, हाँ सेपरेशन, बट एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ पे वो क्लियर है स्ट्रक्चर, वहां पे शुरुआत है, बिगिनिंग है और ये सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक और पॉइंट यहाँ नोट कर लेना, आगे समझ में आएगा आपको। 1861 से लेकर 1919 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो यूनिकैमरल है। इट मींस वन हाउस, वन हाउस। 1919 तक क्या है? 19 तक यूनिकैमरल, और एक्ट ऑफ 1919 से ये क्या हो जाती है? बाई कैमरल, सिस्टम ऑफ टू हाउसेस। तो जब आपको 1919 एक्ट बताऊंगा तो आप बेटर रिलेट कर पाओगे। ओके, तो बिटवीन 1919 एंड 1946 दिस बिकम्स व्हाट? बाई कैमरल। यहाँ पे क्या है? बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। यहाँ यूनिकैमरल है, यहाँ पे क्या है? बाई कैमरल स्ट्रक्चर। गॉट इट? तो 1919 का जब एक्ट बताऊंगा तो फिर वहां पे दो पार्ट में हम डिवाइड करके समझेंगे चीजों को। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर द टॉपिक, ठीक है। जन, अब देखो, नाउ वी आर यूजिंग द वर्ड, ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, आई एम सेइंग गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ आर द सेम, क्योंकि अब गवर्नर जनरल वायसराय बन गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल से बाहर थोड़ी ना होगा वो। तो इफ आई से दिस वर्ड गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट दिस, गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट is the same meaning. If I say imperial legislative council, it has the same meaning, ठीक है ना। और अगर हमारे पास imperial legislative council है, it means this is indicating towards centralization of legislation, ठीक है ना, कि अब क्या हो चुका है? task of centralization of legislature, task of centralization of legislature, central legislature, यानी इस तरह के वर्ड्स को हम यूज करेंगे, टास्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर। लेकिन दिस प्रोसेस इज डिसेंट्रलाइज्ड, इट मींस काउंसिल एक्ट जो है, अब एक और बात समझो यहां से, जो डेवलपमेंट हमने 1773 के बाद देखा, ठीक है, 1784 से देखा, 93 चार्टर, 1833 चार्टर, 1853 चार्टर, दिस ऑल वाज व्हाट? टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन अपने पीक और क्लाइमेक्स पे कब पहुंची? by the act of 1858, the centralization reached at its climax. Now the power came directly in the hands of the British Crown. That is what centralization reached at its climax. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कार्यक्रम शुरू होगा, आंख में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम, जिसमें इंडियंस को यह विश्वास दिलाओ कि हम आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। इसका मतलब जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, इसको हम क्या कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। वी आर गिविंग इंपॉर्टेंट रोल टू द इंडियंस। नाउ आफ्टर दिस रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के बाद देखो हाउ थिंग्स विल चेंज, फिर से समझो। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना है? अपीज करना है, अपीज करना है, विल हैव टू अपीज, ठीक है। किसको? वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट्स टू अपीज? बिकॉज उनको पता है कि इंडिया में जो नेशनल कंसेंसस है, सेंस ऑफ वननेस है, इसको एजुकेटेड क्लास एक डायरेक्शन दे सकता है, दिशा दे सकता है। मैंने कहा ना कि आइडियाज में बहुत पावर होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, आइडियाज में बहुत पावर होता है, आपकी राइटिंग्स में बहुत पावर होता है, ठीक है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट दिस थिंग, ठीक है, पावर ऑफ आइडियाज यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट। नाउ द गवर्नमेंट नोज एजुकेटेड क्लास आर गिविंग डायरेक्शन टू द डिसकंटेंट ऑफ द मासेस। तो किसको अपीज करना है? एजुकेटेड क्लास। उनको पता भी एजुकेटेड क्लास आर मेकिंग आरपीएस, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रहे हैं। तो इफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके,
will appease the educated class by giving them a message that we are doing what? We are inviting you in this process of decentralization of legislature. Now you will be a part of this political system. और एजुकेटेड क्लास को लगता भी था कि वी कैन गेट पॉलिटिकल ट्रेनिंग अंडर द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश आर द पीपल हु अल्टीमेटली विल ब्रिंग इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन इंडिया. तो इनके रह के हमें ट्रेनिंग वगैरह लेनी है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस सीखना है. तो अब काउंसिल एक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि जो काउंसिल है इसके स्ट्रक्चर को क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा. इसमें न्यू मेंबर्स ऐड किया जाएगा, इसके स्ट्रक्चर को एक्सपेंशन किया जाएगा. एक्सपेंशन ऑफ दिस काउंसिल, न्यू मेंबर्स विल बी एडेड, न्यू मेंबर्स विल बी इंडियन मेंबर्स. तो इंडियन मेंबर्स को लगेगा यार हम भी देश चलाने में हिस्सेदार है और अंग्रेजों के साथ रह के हम पॉलिटिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं. तो काउंसिल एक्ट आएगा. तो काउंसिल एक्ट जहां भी आ गया, जैसे आईसी 1861 एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, 92 में और भी ज्यादा एक्सपेंशन, 1909 में और भी ज्यादा एक्सपेंशन, 1919 में और भी ज्यादा एक्सपेंशन. उसमें किसको लेके आना है? इंडियंस को इनकॉर्पोरेट करना. बट वो इंडियंस को इनकॉर्पोरेट किया कैसे, यही हमें समझना है इस काउंसिल एक्ट में. गॉट इट? अच्छा, काउंसिल में और किसको लाके बिठा दो? जो लॉयल ग्रुप्स था, राजा महाराजा जमींदार, उनको भी काउंसिल में ले आके बिठा दो, वो भी खुश, मजा आ गया. तो आपने क्या किया है? एक तीर दो निशाना. एक तो एजुकेटेड क्लास को अपीज कर लिया, जो क्या कर रहे थे? डिससेटिस्फेक्शन को एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे. गॉट इट? और इससे आप इंडिया में ब्रिटिश रूल के परपेचुटी को परमानेंट बनाए रखने में आपको लग रहा है कि ये आइडिया हेल्पफुल हो सकता है. दैट इज व्हाट IC 1861. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट IC 1861. बट उसके पहले एक वर्ड मैं यूज करूंगा, उसका भी मतलब समझ लो. एक वर्ड है ऑफिशियल एंड द सेकेंड वर्ड इज नॉन ऑफिशियल. ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल. इसका मीनिंग बदलता रहता है अलग अलग टाइम में. ठीक है, तो जो जनरल मीनिंग है, व्हाट इज द जनरल मीनिंग? जनरल मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स. फर्स्ट राइट द जनरल मीनिंग. ऑफिशियल मीन्स, ठीक है, पहला मीनिंग क्या है? कि ऑफिशियल मेंबर्स वो मेंबर्स हैं जो कभी ना कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रह चुके हैं. दे आर व्हाट? ऑफिशियल मेंबर्स. ये पहली मीनिंग है. देयर आर सो मेनी मीनिंग्स. तो राइट दिस. ऑफिशियल मेंबर्स मींस, राइट दिस. ओके, those members who have been the part of civil or military administration of East India Company, जिनके पास administrative experiences हैं, they are official members. Official members are those members who had been or who had remained the part of British civil and military administration. पहले कंपनी का रूल था ना, तो कंपनी में सिविल या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे रह चुके हो. ठीक है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस. एक तो ये मीनिंग हो गया. दूसरा मीनिंग क्या है? कि देखो, जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल का, उसके मेंबर्स भी क्या कहे जाएंगे? ऑफिशियल मेंबर्स. मेरी बात समझ गया ना? दोज हु कम अंडर द एम्बिट ऑफ दैट ऑफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, उसको भी हम क्या कहेंगे? ऑफिशियल मेंबर. ठीक है ना? नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल? देखो, जनरल मीनिंग इज इंडियन मेंबर्स. एक जनरल मीनिंग क्या है? इंडियन मेंबर्स. इंडियन मेंबर्स, दिस इज अ जनरल मीनिंग. इंडियन मेंबर्स. These are non-official members, Indian members. अच्छा, इनके लिए हम एडिशनल वर्ड यूज कर सकते हैं कि काउंसिल में एडिशनल मेंबर्स को लेके आओ. ठीक है, इंडियन मेंबर्स. नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेके आओ, दैट इज व्हाट? इंडियन मेंबर्स. एडिशनल नॉमिनेटेड मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स. अच्छा, ये केवल इंडियन होगा कि कभी कोई यूरोपियन भी हो सकता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी कोई हो सकता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हो सकता है. इसमें रतन जी टाटा भी हो सकते हैं और थे. ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि जनरल मीनिंग क्या है? इंडियन मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब. ठीक है, काउंसिल में उनको लाके बिठा दो. दैट इज द सिंपल मीनिंग. गॉट इट? तो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल के जनरल मीनिंग है, बट ये बदलेगा भी. ये मीनिंग कोई स्टैटिक नहीं है यहाँ पे. ओके, ये कस्टम नहीं है. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि क्या है चीजें यहाँ पे. IC 1861. तो देखो, IC 1861 राइट्स फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, right? This act this act started this act started
the process of decentralization of powers, that is legislative powers in India, right? This act started the process of decentralization of powers. This act started the process of decentralization of powers, and here we are talking about legislative powers in India. Very simple. This act started the process of decentralization of power, that's legislative powers in India. प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को स्टार्ट किया, ठीक है ना? कैसे किया यही हमें समझना है, ठीक है ना? तो काउंसिल स्ट्रक्चर को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है? काउंसिल स्ट्रक्चर को तो समझ में आ जाएगा। तो आईसीए 1861, तो आई विल ड्रॉ हियर टू पार्ट्स, क्योंकि ये बाइफर्केशन तो पहले से चला ही आ रहा है ना, चला रहा है कि नहीं? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ये तो पहले से ही डिवीजन बना हुआ है। तो राइट दिस ऑन वन साइड, राइट दिस एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव बॉडी, एंड ऑन अनदर साइड राइट, दूसरी तरफ लिखिए लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, लिखा आपने? एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी। अब यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या है, पहले का स्ट्रक्चर क्या है आकाश? प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या था 1853 में? 1+, हाँ तो वो तो 1+4 जनरली बताया करो, लेजिस्लेटिव पूछूं तो 1+4+6 बताओ। 1+4 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+5, यानी कि अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, 1+4 की जगह क्या आ गया 1+5 एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये वही है राजा बाबू और उसके दोस्त, एक और इसमें दोस्त बन गया 1+5। अच्छा बताओ यहाँ पे 1+5 होगा कि नहीं होगा? 1+5, और इसमें 1 जो है ये कौन है? ये वही है गवर्नर जनरल और वायसराय। कॉर्नवालिस के टाइम से ही ये लेके बैठा हुआ है ओवरराइडिंग पावर, ठीक है, ये आपको पता है। 1 इज व्हाट? गवर्नर जनरल और वायसराय। 5 इसके काउंसिल मेंबर्स हो गए, बट फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पसेस, ठीक है, इसमें क्या होगा ये स्ट्रक्चर रिवाइज होगा लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। तो फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस राइट दिस, यहाँ पे क्या होगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। इसके पहले वाला एक्ट कौन सा? 1853 एक्ट। उसमें इन दैट एक्ट एक्सपेंशन कितना होता था? 6। यहां पे क्या हो जाएगा मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 12। अब ये स्ट्रक्चर होता है, इट मींस इट शुड नॉट बी लोअर देन 6 एंड 12 मींस इट शुड नॉट बी मोर देन 12। 6 से कम नहीं होना चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? 6 से कम नहीं और 12 से ज्यादा नहीं। और ये मेंबर्स कैसे हैं 6 to 12? जैसे मान लो कि हमने यहाँ नंबर ले लिया 12, मान लेते हैं कि कितने मेंबर्स हैं 12, तो दीज मेंबर्स आर व्हाट? एडिशनल मेंबर्स। ये मेंबर्स कैसे हैं? एडिशनल मेंबर्स। दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये मेंबर्स कैसे हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स। दीज मेंबर्स आर एडिशनल मेंबर्स, दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। अच्छा एडिशनल और नॉमिनेटेड होंगे और इसमें एटलीस्ट हाफ शुड बी ऑफिशियल्स, एटलीस्ट हाफ शुड बी ऑफिशियल्स। यहां खेल समझना आपको क्या है, एटलीस्ट हाफ शुड बी ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स में अंग्रेजी तो आएंगे भाई, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है कंपनी में काम करने का। तो मान लेते हैं कि नंबर 12 है, 12 में से आधे क्या होने चाहिए? ऑफिशियल्स, यानी उसको भी क्या भर दो? अंग्रेजों को भर दो। 12 में आधे क्या हो गए? ऑफिशियल्स हो गए। लेट्स कंसीडर कि हमने हाईएस्ट वाला पॉइंट रखा, एडिशनल मेंबर्स हमने 12 ले लिए, 12 में से एटलीस्ट हाफ शुड बी ऑफिशियल, तो 6 तो अंग्रेजी हो गए, बचे 6। ये 6 क्या हो जाएंगे? इंडियन मेंबर्स। तो इंडियन मेंबर्स में भी कैसे इंडियंस को लेके आएगा गवर्नर जनरल? आप गवर्नर जनरल की बुराई करोगे तो गवर्नर जनरल तुमको लेके आएगा, गवर्नर जनरल की पॉलिसी को क्वेश्चन कर दोगे तो लेके आएगा? कभी नहीं। गवर्नर जनरल को कैसे लोग पसंद है? बताया था ना, घोड़े और कुत्ते में क्या अंतर होता है? दुम मिलाने वाले लोग पसंद है। ऐसे इंडियंस जो दिखने में इंडियंस हैं लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? वो अंग्रेजों की, ठीक है? किसी बात को अपोज नहीं कर रहे हैं, जय हो हमेशा बोल रहे हैं, हमेशा ये वाले मोड में है।
तो गवर्नर जनरल को वैसे ही लोग पसंद आएंगे। काउंसिल में बुला के बिठा दिया बनारस के राजा को, बनारस का राजा काउंसिल का मेंबर बन गया। ठीक है, एक बार उससे लोगों ने पूछा भाई तुमको तो इंग्लिश आती नहीं है, उधर सारे बैठ के इंग्लिश में बात करते हैं, तुम कैसे समझ जाते हो क्या डिस्कशन चल रहा है, हाउ यू रिस्पॉन्ड? तो कहा मेरे को बस यस और नो आता है, जब सारे यस बोलते हैं तो मैं भी यस बोलता हूँ, जब सारे नो बोलते हैं तो मैं भी नो बोल देता हूँ। ठीक है, कहा ऐसे मैं डिसीजन लेता हूँ, जब सारे यस बोल रहे हैं तो पीछे से मैं भी यस बोल देता हूँ, जब सारे नो बोलते हैं तो मैं भी नो बोल देता हूँ। अच्छा देखो अंग्रेज कितने चालाक है। अब वो क्या कहेंगे, यहाँ तो एडिशनल मेंबर्स में से इंडियंस को ले आए ना वो, तब वो कहेंगे देखो इंडियंस आ गए हैं लेजिस्लेटिव बॉडी में। अब इंडियंस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, कि ये कौन वाला इंडियन है, ठीक है। वो मैसेज देंगे कि इंडियंस आर द मेंबर्स, बट ऐसा नहीं है कि सारे इंडियंस वैसे थे, ठीक है। देखो इसके बाद वाला एक्ट कौन सा, आईसी 1892 है ना, 1892 है। तो टोटल ये बीच का गैप जो है कितने इयर्स का है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 30 इयर्स का है। दिस इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 30 इयर्स। पूरे 30 साल में टोटल 45 इंडियन मेंबर्स को जगह मिला इस काउंसिल में, टोटल 45 की मैं बात कर रहा हूं। In this entire 30 years, 45 Indian members got the opportunity to be a part of this legislative body. केवल 45 इंडियंस 30 साल में। 1885 में कांग्रेस बन गई थी। कांग्रेस ने कहा भाई हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो, हमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। पूरे 30 इयर्स में टोटल कितने इंडियन मेंबर्स हैं, 45 इंडियन मेंबर्स। नेम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, गूगल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। काउंसिल एक्ट 1861 सर्च करोगे तो यू विल गेट द नेम्स, तो वो दिया हुआ है कि कौन सा इंडियन मेंबर कब से कब तक रहा, लेकिन सारे के सारे चापलूस नहीं थे, ठीक है। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे लोगों को बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर देगी, ठीक है, जो उसकी नीतियों से असहमत है। ये बात आपको समझना है, ठीक है, कि इफ यू विल बिलीव इन व्हाट दे आर सेइंग यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर देम, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट आईसीए 1861, ठीक है। तो कौन लोग होंगे बताओ, वो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर हो सकते हैं, या फिर जमींदार हो सकते हैं, या बिग लॉयर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे हैं एकदम सूट बूट टाई वाले बिग लॉयर्स है, बिग जर्नलिस्ट हो सकते हैं, वही लोग हो सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आम आदमी की काउंसिल नहीं है। दिस इज व्हाट आईसीए 1861, गॉट इट, यही है आईसीए 1861, ओके। इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। एंड हु वाज द गवर्नर जनरल एट दिस टाइम, द आंसर वाज लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन आया कि लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का ये प्रोसेस कब से शुरू हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था, तो द आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। तो राइट दिस, लॉर्ड कैनिंग वाज द वायसराय when this process of legislative decentralization started. Lord Canning was the viceroy when this process of legislative decentralization started, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा गवर्नर जनरल के पावर को, मतलब एक तरफ से थोड़े बहुत इंडियंस को लाओ और गवर्नर जनरल को 2 चम्मच बॉर्नविटा और पिला दो और उसको पावरफुल बना दो, मतलब काउंटर बैलेंस। मेरी बात समझ गए ना, वो पहले से ही शक्तिमान बना हुआ था। और आपने क्या किया, 1861 के एक्ट से गवर्नर जनरल को राइट्स दे दिए, पावर दे दिए कि वो ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। यानी आपने 2 चम्मच बॉर्नविटा और पिला दिया और पावरफुल कर दिया उसको, ओके। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है, राइट दिस पॉइंट, दैट एक्ट ऑफ 1861 आल्सो एम्पावर्ड गवर्नर जनरल और वायसराय। एक्ट ऑफ 1861 आल्सो एम्पावर्ड गवर्नर जनरल और वायसराय, also empowered governor general or viceroy, okay, to issue ordinances in case of emergency, to issue ordinances in case of emergency, to issue ordinances in case of emergency, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस जारी करना, ये क्या हो गया, गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा देना, ठीक है ना। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ओके। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल, राइट, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, कैनिंग स्टार्टेड, हाँ, लॉर्ड कैनिंग लेट द फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया बाय दिस एक्ट ऑफ 1861। ये भी इसी से होता है, लॉर्ड कैनिंग लेट द फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया। कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया पहली बार ऐसा हुआ। कैबिनेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स को कुछ हम इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दे देते हैं, समझ गए ना, तो वैसा ही कुछ,
कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज विल बी गिवन टू सम इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह से मेंबर्स. तो दैट इज कॉल्ड इनिशियल स्टेज ऑफ अ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम वाज आल्सो डेवलप्ड. तो क्या लिखा आपने? फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां 2-3 स्टार लगा लेना. और एक और पॉइंट लिख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया, दोनों इसी से होता है. इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया. और ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, first time introduction of a foundation of a cabinet system. And who did this? Canning did this. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछ दे कि which act introduced the process of legislative devolution in India, तो what will be the answer? 1861. ठीक है ना, legislative devolution और legislative decentralization. ठीक है ना. अच्छा, इसके पहले वाले एक्ट में क्या कहीं भी कोई इंडियन मेंबर था क्या? 1853 चार्टर में नहीं था ना. तो which act started the process of Indians participation in the legislation? तो क्या होगा? Act of 1861. तो ये भी लिख सकते हो, it started the process of legislative devolution or decentralization. Act of 1861 started the process of legislative devolution or decentralization. It started the process of legislative devolution or decentralization. ठीक है. और दूसरा लिख लो, okay, the process of participation of Indians in legislation, the process of participation in Indians in legislation, bracket लिखना, for the first time, the process of participation of Indians in legislation for the first time was started by IC 1861. ICA 1861, IC 1861 से ये process start हो गया, started by IC 1861. Clear? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना सफिशिएंट है. ठीक है ना. अब आगे बढ़ते हैं. 1861 के बाद क्या होता है? तो देखो, ICA 1861 के बाद द नेक्स्ट एक्ट इज ICA 1892. इसके बाद अगला एक्ट क्या है? ICA 1892. इसके बीच में व्हाट आर द डेवलपमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये बताओ. व्हाट आर द डेवलपमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? क्या है इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डेवलपमेंट बिटवीन दिस प्रोसेस? क्या क्या हुआ? एक तो क्या हो रहा है यहाँ बताओ. 1861 RPS, regional political associations, growth and development. This is continued or not? Yes, it is continued. Continued है. दूसरी चीज जो अभी मैंने कहा कि Indians participation in legislation, it started, but this participation was sufficient or not? It was not sufficient. It was inadequate. तो Indians are dissatisfied by this or not? वो कहते हैं यार ये कोई पार्टिसिपेशन थोड़ी ना हुआ, राइट? तो यू कैन राइट दिस, dissatisfaction of Indians, dissatisfaction of Indians, educated class of Indians, educated class Indians, because here participation in legislative process was inadequate, inadequate, ठीक है, very less, very less, it was not sufficient, it was not sufficient. participation क्या था? inadequate था. It was very less, it was not sufficient. यह sufficient नहीं था. It was inadequate, it was very less, it was not sufficient. Sufficient नहीं था. प्लस एक और काम हो चुका है, और वो क्या है? 1885 में क्या बन चुकी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, which was the first organized expression of Indian nationalism, and it was a all India political party, class party of all class, ठीक है, all groups in India. Indian National Congress. With the foundation of Indian National Congress, what has happened? First phase of Indian national movement had also started. And Indian National Congress believe in what? 3P methods. ठीक है. They believe that, ठीक है, under the leadership of British, reforms will be introduced in India. First phase में तो इनका मानना है, ठीक है, reforms are possible under the guidance of British. And the political goal of INC is also not clear. Political goal of INC is also not clear. यहाँ पे कोई स्वराज और इस तरह की कोई बात नहीं है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर है, और वो प्रेशर क्या है
कि कांग्रेस ने अभी अपनी डिमांड्स को रेडिकल तरीके से उठाना शुरू नहीं किया है। 3P के मेथड पे वो विश्वास कर रहे हैं। दे बिलीव कि ब्रिटिश के अंडर रह के हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी, जो ऑलरेडी चल रही थी। कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली थी 30 साल 30 इयर्स में? 45 लोगों को ट्रेनिंग मिली थी बस। ठीक है, तो कांग्रेस कह रही यार इस हिसाब से तो फिर किस तरह से आप ट्रेनिंग दे रहे हो? फॉर द लास्ट 30 years only 45 Indians got the opportunity to be a part of this legislative body. तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है? We are the political party and our representatives should get the opportunity. We will play important role in the legislative processes. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा घबराओ मत, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स बाय द नेम ऑफ एक्ट ऑफ 1892। आपकी डिमांड पूरी करने जा रहे हैं 1892 के रिफॉर्म से। कांग्रेस वाले खूब खुश थे कि लग रहा है हमारा सारा सपना पूरा हो गया 1892 में, ऑल आवर पॉलिटिकल डिमांड्स विल बी एड्रेस। लेकिन अंग्रेजों से धोखेबाज, बड़ा धोखेबाज तो कोई है नहीं। ओके, तो क्या होता है? रेड दिस आईसी 1892। व्हाट हैपेंस हियर इन आईसी 1892? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। व्हाट हैपेंस हियर? दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। आईसी 1892 में क्या होता है? पहले वाला ही स्ट्रक्चर दोबारा से लिख दो, ठीक है, जो पहले पढ़ा। आईसी 1892, ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। on one side write executive body and on other side you will write legislative body। legislative body, ये legislative body क्या है? now this is what 1861 के बाद हम इसको क्या कहेंगे? ILC, imperial legislative council। याद है ना, बताया था आपको 1861 से आप इसको क्या लिखना शुरू कर दोगे? ILC, imperial legislative council। ठीक है, it's very easy to understand। लेजिस्लेटिव बॉडी। नाउ एग्जीक्यूटिव बॉडी में वो जो स्ट्रक्चर था वो पिछली बार क्या था? 1+5, वही रहेगा 1+5। the same structure will be there। now for the task of legislation, ठीक है, राजा बाबू और उसके दोस्त तो यहां भी रहेंगे, ठीक है, प्लस एक्सटेंशन। here we see what? एक्सटेंशन। काउंसिल एक्ट है ना, तो इसमें क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल। एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी इंक्रीज। पहले क्या था? प्रीवियसली व्हाट वाज द नंबर? मिनिमम 6, मैक्सिमम 12। गवर्नमेंट ने क्या कहा यहां पे? कब बढ़ा दिया? मिनिमम 10, मैक्सिमम 16। अब एक्सट्रीमिज्म पनपेगा कांग्रेस के अंदर। कुछ लीडर्स कहेंगे यार सर फोड़ दो इनका, है ना? 30 साल के स्ट्रगल के बाद दे आर सेइंग, पहले था 6 to 12, नाउ दे आर सेइंग मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 16। दे आर सेइंग मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 16। ठीक है, और मिनिमम 10, मैक्सिमम 16। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट हाफ ऑफ देम शुड बी ऑफिशियल्स। यानी कि अगर आप ये वाला नंबर ले लेते हो 16, तो 8 कौन हो जाएंगे? ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब पता ही है, ठीक है, गॉट इट? तो एटलीस्ट हाफ ऑफ देम शुड बी ऑफिशियल्स। नॉन ऑफिशियल्स ऐसा था कि हाफ ऑफिशियल्स, तो आप क्या हो गए? नॉन ऑफिशियल्स। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर, ठीक है, 10 + 10 to 16। ठीक है, अब इसमें मैं बता रहा हूं आपको, तो इसमें देखो जस्ट वी आर टेकिंग दिस नंबर। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा बदला, राइट दिस एटलीस्ट हाफ ऑफ देम शुड बी नॉन ऑफिशियल्स। कहा कि बात तो वही है, एटलीस्ट हाफ ऑफ देम शुड बी नॉन ऑफिशियल्स, यानी कि नॉन ऑफिशियल्स की संख्या हाफ से कम नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है। इंडियंस की संख्या हाफ से कम नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है। दिस वाज द स्ट्रक्चर हियर। जैसे मान लो कि वी आर टेकिंग दिस नंबर 16, ठीक है ना, 16। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एडिशनल मेंबर कितने हैं? 16। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मान लो एडिशनल मेंबर्स हैं 16, एडिशनल मेंबर्स आ रहे हैं, तो ये कहां से आएंगे? समझने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आगे चल के आप इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो राइट दिस 6 विल बी ऑफिशियल्स। इसमें से 6 कौन है? ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स वो लोग हैं जिनके पास कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है, अंग्रेजी है बेसिकली, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। 5 कौन लोग हैं? नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। ध्यान से समझना, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। 5 कौन लोग हैं? नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। नॉन ऑफिशियल्स का मतलब यहाँ पे हम किससे लेंगे? इंडियंस से। और ये नॉमिनेटेड है, किसको लेके आएंगे? गॉट इट?
किसको लेके आएंगे नॉमिनेटर? हाँ मतलब जो आंख बंद करके कहे जय हो, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सपोर्टर्स, ठीक है, उसको लेके आएंगे। इसके बाद देखो, राइट, ओके, वन one will be nominated by, again this is the nominated member, right, this nominated by member, but nominated by Chamber of Commerce Calcutta, nominated from this body, that is Chamber of Commerce Calcutta। वहां से एक मेंबर को उठा लिया, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता, ठीक है, वहां से एक मेंबर को लेके आया, ठीक है। इसके बाद 4 प्रोविंसेस जिनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, 4 प्रोविंसेस, वो कौन कौन सी थी? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, और एक था NWFP, ठीक है ना, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, एंड वन वाज NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, तो हर प्रोविंशियल काउंसिल से एक मेंबर को उठा लो, एक मेंबर को उठा लो, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 16, टोटल नंबर इज 16। तो ये हो गया एक्सटेंडेड लेजिस्लेचर, दिस इज व्हाट, एक्सटेंडेड लेजिस्लेचर। दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि आप नजर डालो कि इसमें इंडियंस कितने हैं, ठीक है, खुद देख लो, 6 तो ऑफिशियल्स ही है, इसके बाद नॉमिनेटेड 5, 1, 6 और 4, 10, ठीक है ना। तो क्या ये जरूरी है कि ये इंडियंस भी होंगे? कहीं पे यूरोपियंस भी हो सकते हैं, मेरी बात समझ गया ना, एंग्लो इंडियंस भी हो सकते हैं, देयर इज अ चांस, प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इन 1892, और कहा कि वी हैव इंश्योर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस बाय दिस स्ट्रक्चर, वी हैव एक्सेप्टेड द ऑल द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब तुम बताओ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स गलत कहां थे? 1885 से 92 कितने साल का स्ट्रगल हो गया? 7 इयर्स। आफ्टर 7 इयर्स ऑफ स्ट्रगल, और 7 इयर्स तो छोड़ ही दो, मैंने क्या बताया, 1885 टू 1905, इन द इनिशियल 20 years, this was the single biggest political achievement of Indian National Congress. Is it a political achievement? Really, do you think that this is a political achievement? क्या ये political achievement है? नहीं है। तो काउंसिल एक्ट में क्या हो रहा है, एक बात तो समझ गया ना, कि 1861 में एक्सटेंशन, 1892 में एक्सटेंशन, बट द एक्सटेंशन which the British government is doing, is it sufficient, adequate, or is it in sync with the political demands of the Indians? नहीं। तो क्या इससे डिससेटिस्फेक्शन होगा इंडियन मेंबर्स में? यस, वी सी दैट देयर विल बी अ डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, अमंग द इंडियन मेंबर्स। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट के लिए बेटा इलेक्शन का सिस्टम हम लेके आए, मतलब इलेक्शन वर्ड डायरेक्टली यूज नहीं किया, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ लिमिटेड इलेक्शन। देखो, प्रोविंसेस से लिमिटेड इलेक्शन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक आदमी को लेके आए, तो आंख में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम है। So if the question asks that which act introduced the system of limited election, what will be the answer? Act of 1892। तो ये स्ट्रक्चर आपने लिख लिया ना, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस you can write one information that is important for films, write this act, write this, ICA 1892 introduced the system of limited election in India, ICA 1892 introduced the system of limited, okay, election in India, सिस्टम ऑफ लिमिटेड इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया, ये भी कह सकते हो, लिमिटेड और इनडायरेक्ट इलेक्शन। बिकॉज यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नाउ द मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स, ये नॉमिनेट हो रहे हैं ना इंडियन मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल्स, तो अब गवर्नमेंट कह रही है हम इनको कॉरपोरेशन से, एसोसिएशन से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, लैंड होल्डर्स बॉडी से, यहाँ से लेके आएंगे, ठीक है, नॉमिनेट करके लेके आएंगे, कहाँ से, ठीक है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे दिखेगी आपको, कॉरपोरेशंस, लैंडलॉर्ड्स बॉडी, तो अलग अलग बॉडीज से हम यहाँ मेंबर्स को नॉमिनेट करके लाएंगे। तो भाई ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है ना, ओके, कि अलग अलग बॉडीज से, इन्होंने कहा देखो अलग अलग बॉडीज से हम लोगों को लेके आ रहे हैं। अब बताओ कि 1892 के बाद अगला एक्ट कब आने वाला है? 1892 के बाद 09 में आने वाला है ना, और इसके बीच में लगभग कितने साल का गैप है आप देख लो, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 ईयर ना, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 20 ईयर।
इन 20 इयर्स तक इंडियंस कितने क्वांटिटी में, कितने मात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे? अगर फुल भी मान लें, 16 भी मान लें, तो बताओ कितने ही इंडियंस को आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे दोगे? तो एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे ये कौन सी ट्रेनिंग चल रही है भाई, ये कौन सी ट्रेनिंग चल रही है? ठीक है, कहा ये क्यों, कौन सी ट्रेनिंग है? पहले तो क्लियर करो। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट का नाराज होना, ठीक है, वैलिड था, जायज था। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज का जो अप्रोच है, उस अप्रोच को यूज किया तो गया 1940s में, किया गया कि नहीं? लास्ट में यूज तो वही किया गया, प्लस इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, दैट इज वैलिड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ 1861 काउंसिल एक्ट एंड 1892 काउंसिल एक्ट। सो what does this indicate? This indicates that British are very cautious. ठीक है, they are very cautious. They don't want to give full political participation to the Indians. Command Indians के हाथ में नहीं देना चाहते. They want to introduce some half-hearted reforms so that Indians could be appeased. इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूँ, आंख में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम। ठीक है ना, so that Indians could be appeased. देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उन्होंने कहा देखो हमने इलेक्शन वाला भी सिस्टम लेके आए, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इतना कुछ तो किया, अब क्या चाहते हैं? ठीक है, और उसके बाद वो क्या कहेंगे 1892 से, कहेंगे यू इंडियन मेंबर्स अलाउड टू होल्ड डिस्कशन ऑन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट को कहते हैं। वो कहते हैं आप डिस्कस करो ना बजट पे, कौन रोक रहा है आपको, डिस्कस करो। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बस मत पूछो, बजट पे डिस्कस करो, बाकी जो करना है हमें हम वही करेंगे। मेरी बात समझ गया? आप डिस्कस करो, ये आपको अधिकार दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट वही करेगी जो उसे करना है। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ नहीं सकते, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। राइट दिस पॉइंट आल्सो 1892 आईसीए में, राइट दिस। ओके, द मेंबर्स वर गिवन और अलाउड टू डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्कस करने का, ठीक है, अलाउ कब किया गया, किस एक्ट से किया गया? ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, ये गलत नहीं करना। आईसी 1892 से द मेंबर्स वर अलाउड टू होल्ड डिस्कशंस ऑन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो कैसे डिस्कशन आपको करना है। यू कैन राइट वन मोर पॉइंट, राइट, members, Indian members were not allowed to ask supplementary question. Indian members were not allowed to ask supplementary question. अब एक मजेदार बात बता रहा हूँ, Indian members were not asked allowed to ask supplementary question. जैसा मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, और मैं अपना एडवर्टीजमेंट जो शॉर्ट वीडियो बनाऊं या फिर L1 L2 वाला खेल खेलूं, इसमें मैं लिखूं कि स्टूडेंट्स आर अलाउड टू आस्क देयर डाउट्स, इतना लिखूं प्रचार में, और बाद में क्या करूं कि मैं ये कहूं कि अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो मेरी एक पीए असिस्टेंट है, ठीक है, मिनिमम 6 days बिफोर आपको क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन लिख के मेरे असिस्टेंट को देना है। ठीक है, एंड व्हेन द असिस्टेंट विल अप्रूव दैट क्वेश्चन, ठीक है, देन यू आर अलाउड टू आस्क दैट क्वेश्चन। मतलब 6 days पहले आप अपना क्वेश्चन लिख के दोगे, वहां से अप्रूवल मिलेगा, तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जब क्वेश्चन पूछोगे तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, जो बताऊंगा वो सुन लोगे। आप बताओ ये क्या है भाई, क्या है ये, व्हाट इज दिस? यही था 1892 का काउंसिल एक्ट। गवर्नमेंट क्या करी, इंडियंस आर अलाउड टू होल्ड डिस्कशंस ऑन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट, लेकिन जो भी डिस्कस करना है 6 दिन पहले बता दो, ठीक है, और उसके बाद डिस्कस करो, एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो दिस इज, तो यही तो है, यही तो सीखा ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने। ठीक है, गॉट इट? सो दिस इज द पॉइंट। तो राइट, लास्ट पॉइंट कंक्लूजन, राइट दिस, आईसी 1892 was not in sync with the political demands of INC 18 IC 1892, the provisions were not in sync with the political demands of INC। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, IC 1892 was, अब समझ में आ रहा है, पहले हमने इस बात को पढ़ा था, इट वाज द सिंगल बिगेस्ट पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ आईएनसी, राइट दिस, IC 1892 was the single biggest political achievement of INC in the first phase of Indian national movement, that is 1885 to 1905, in the first phase of Indian national movement 1885 to 1905।
ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। मैं जानबूझ के थोड़ा कम पढ़ाता हूँ इस क्लास में, कि फिर कल की क्लास में हम क्या करेंगे, 1909 में फिर नया तरीके से चीज़ें आएंगी। 1909 और 1990 वो मिलता जुलता टॉपिक है एक दूसरे से। 1909, 1919, 1935, तो विल डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर फिनिश हो, इसके पीवाईक्यूज क्या करना है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स करना है उसको। एंड इफ देयर इज अ डाउट यू विल आस्क मी, ठीक है, कि क्या डाउट है। तो ये चैप्टर, अब आपको लग रहा है क्या कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है? नहीं ना। अच्छा, ऐसा भी लग रहा होगा कि इससे अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आई कैन ऑल्सो राइट द आंसर, ठीक है। और वर्ड लिमिट मुझे डरा नहीं सकता, 150 में भी लिख सकता हूँ, 250 में भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट, वी आर रीडिंग इट लाइक अ स्टोरी। यहाँ भी हमने स्टोरी लाइन बना ली अपनी, कि कहाँ कहाँ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, चीजों को कनेक्ट किया, तो फैक्ट्स ऑटोमेटिकली विल बी रिमेंबर्ड। ओके, तो आई थिंक दैट यू हैव गॉट दिस आइडिया, आपको समझ में आया ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हम 1909, 1990 और 1935, ठीक है ना, इन तीनों को फिनिश करेंगे, राइट। उसके बाद वाला पोर्शन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद रिवीजन आपका काम होगा। और कल की क्लास देखते हैं, कल फिनिश हो जाएगा तो इट्स ओके, अदरवाइज फ्राइडे को 1 घंटे लगेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी फिनिश टिल फ्राइडे, इट विल बी फिनिश्ड। एंड मॉडर्न इंडिया का जो सेकेंड पार्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ओके, तो आई विल लेटर जस्ट गिव अ राइट सेंड अ मैसेज टू यू कि वो कब मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड इट विल टेक 8, 10 और 12, कुछ भी हो सकता है। मिनिमम 10 मच क्लासेस विल बी रिक्वायर्ड, जिसमें आई विल कवर वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी ऑल्सो, जहाँ पे कन्फ्यूजन्स होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा, तो उस चैप्टर को भी हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के साथ ही जोड़ के फिनिश करेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान्स और ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि 1947 से लेकर 1991 के बीच में, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए, इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, कन्वर्टेबिलिटी और एक्सचेंज रेट रिलेटेड सब कुछ देख लेंगे उसमें, एमआरटीपी एक्ट वगैरह सब की बात करेंगे, गॉट इट। और फिर जब हम फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएंगे तो नेहरू पंचशील वगैरह ये सब देख लेंगे, गॉट इट। और सीलिंग वगैरह कैसे किया गया, लैंड सीलिंग क्या किया गया, एग्रीकल्चरल चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या किया गया, और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या एफर्ट्स हैं, दिस ऑल विल डिस्कस, so that will give you a very sound idea, okay, of that development during the post independence era. And those who are not taking ancient Indian history classes, ठीक है ना, तो 15 Feb के बाद ये सारे वीडियोस मैं लाइव प्रीमियर में चला दूंगा, ठीक है ना, ऑन माई यूट्यूब। राइट नाउ 4 और 5 लेक्चर्स तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, 4 और 5 इनिशियल 4 और 5 लेक्चर्स, बट इन अ सीक्वेंस दैट विल बी अपडेटेड 15 फेब ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो वो आपको यूट्यूब प्रीमियर में भी मिलेगा, गॉट इट। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम।